प्यारे देशवासियों, देश के सभी अर्थशास्त्रियों, देश के सभी बुद्धिजीवियों, देश के समाज सेवियों, देश के सभी मीडिया बंधुओं, देश के सभी स्वायत्तशासी संस्थाएं जो देश सेवा में लगी हुई है, उनके भाइयों, आप सबसे मैं निवेदन करने के लिए कुछ अर्ज करना चाहता हूं, कुछ अपील आप लोगों से कर रहा हूं और जो निवेदन करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करूं, ये 5वां लॉकडाउन आज 1 महीने के लिए और जारी किया गया है और लॉकडाउन में आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से 2-2.5 महीने पालन किया और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दी। आप लोगों ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टरों और सभी तरह के जो आप लोगों की सेवा कर रहे थे उनका सहयोग किया, सरकार का सहयोग किया, सरकार के आदेश की पालना की। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। मैं भाइयों, आप लोग विशेष तौर से सभी अर्थशास्त्री बंधुओं, सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देश के जो हालात हैं वो आप लोगों से छुपे हुए नहीं हैं और देश के अंदर इस समय में जो स्थिति है, आंकड़ों को छोड़िए, हकीकत क्या है। जब तक आप हकीकत को देश के सामने नहीं रखोगे तो देश किस ओर जाएगा, देश की हालात क्या होगी, ये आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, सभी भाइयों से, और अपील है कि आप बोलिए, आप डरिए मत। आप हकीकत जो है आंकड़ों में नहीं जाकर के हकीकत को देश के सामने रखिए कि आज देश के अंदर हो क्या रहा है। जो सरकार ने निर्णय लिए, उन निर्णयों का देश की जनता को फ़ायदा मिला या नहीं मिला। मिला तो आप बताइए, जो नहीं मिला वो भी देश के सामने बताइए, क्योंकि आप लोग चुप हो गए। चुप होने से ये देश जो आज से 72 साल आज़ाद हो उसके पहले जो स्थिति है उसकी तरफ बढ़ रहा है। आज गरीब और गरीब होता जा रहा है और हालात सब जगह पतली हो गई है और कोई बोलने वाला नहीं है। 4-5 आदमी बोल रहे हैं, एक तो बेचारा कन्या कुमार है और एक रवीश कुमार जी एनडीटीवी वाला बोल रहा है, एक वो अजिताभ शर्मा है वो बोल रहा है, या पूर्ण पेंशन राजभाई बोल रहा है, या फिर थोड़ा सा वो राहुल बजाज उद्योगपति था, उसने इतना ही कहा कि लोग डर रहे हैं। इसके अलावा कोई बात देश की हकीकत को कोई बयान नहीं कर रहा है कि देश के अंदर जो फैसले हुए, चाहे योजना आयोग ख़त्म करके नीति आयोग बना, चाहे रेलवे का बजट जो अलग से पेश होता था उसको मेन बजट में डाल करके पेश किया, चाहे मतलब ये नोटबंदी का हुआ, चाहे ये जो जीएसटी है, जीएसटी को जो अव्यवस्थित तरीके से बिना व्यवहारिक जानकारी लिए और बिना किसी प्रकार की चर्चा किए एकदम लागू की, उसका क्या इफेक्ट हुआ, और चाहे मतलब ये लॉकडाउन हुआ एकदम, उसका क्या इफेक्ट हुआ। आज देश के अंदर हकीकत में क्या हो रहा है, उद्योग धंधों में क्या हो रहा है, व्यापार में क्या हो रहा है, किसानों की हालत क्या हो रही है, मजदूरों की हालत क्या हो रही है, आज पढ़े लिखे बच्चों की क्या हालत हो रही है, आज जो शिक्षा जगत में क्या हो रहा है, आज मेडिकल हेल्थ में क्या हो रहा है। देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को बयां करना पड़ेगा और आप लोगों को वस्तु से देश को अवगत कराना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों से निवेदन करूं, अगर आप लोग नहीं बताओगे तो आने वाले समय में इस देश को भुगतना पड़ेगा। और ये देश की जनता है, भोली भाली जनता है, देवता रूपी जनता है, और इसका जितना नमन करे उतना ही कम है, क्योंकि ये जनता भावनाओं बह करके और पॉलिटिकली उन्होंने सोचा कि इस प्रकार भावनाओं बहा करके हिंदुत्व का हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान के हो, चाहे घृणा नफरत के मामले हो, उसमें आकर के इन लोगों ने सोचा कि ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, ज़ोर ज़ोर से कह रहे हैं तो इनमें सच्चाई है और देश को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, और हकीकत उनको पता है नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हकीकत को देश के सामने रखिए, जिससे कि देश किस प्रकार से वापस सर्वाइव कर सके। आज देश के अंदर जो आज 70 सालों में जो चाहे
BSNL था उसको आज किस स्थिति में, आज MTN है किस स्थिति में, भारत पेट्रोलियम किस स्थिति में, रेलवे किस स्थिति में, आज ये मतलब एयर इंडिया किस स्थिति में, आज लाइफ इंश्योरेंस किस स्थिति में, अन्य जो सभी जो उद्योग है वो किस स्थिति में, आज बड़े उद्योग है किस स्थिति में। मुझे कहते हैं कोई संकोच नहीं है। आज देश का जो पूरा पैसा है उस पैसे में 1% लोगों के पास, देश का 40% पैसा मतलब 1% लोगों के पास में, और बाकी का पूरे देश के पास में। आज मध्यम वर्ग जो आज हालात ऐसी हो गई है कि वो न तो अपने घर के खर्चे चला रहा है और न परिवार को चला रहा है, और सब तरफ से वो दुखी हो गया। मजदूर और गरीब हो रहा है, और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। आज आप लोगों ने सुना होगा 12 करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है, और जो लगे हुए थे 3 करोड़ 64 लाख लोगों की छटनी हो गई है। आज मैं बताऊं आप लोगों को, ये छटनी भी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान की दूनी इनकम कर देंगे, दूनी छोड़ के आधी भी नहीं रही है। और किसान जितना गरीब हो रहा है, शायद दुनिया में कभी ऐसी स्थिति किसी देश की गरीब किसानों की नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ, मुझे कोई संकोच, मैं कि किसान आदमी हूँ। आज देश के अंदर किसान से ज़्यादा दुखी इस धरती पे कोई है ही नहीं। इसलिए किसान की इनकम के ऊपर आप बताइए ना, दूनी बढ़ी कैसे है? आपके बोलने से थोड़ी बढ़ गई है। उसके लिए आप लोगों ने क्या जतन किए और किस प्रकार से बढ़ी, ये आपको देश को बताना पड़ेगा। आज मजदूरों को मजदूरी किस प्रकार से मिल रही है और कैसे मिल रही है, ये भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। इस पर उद्योग धंधे बंद हो गए। आज चाहे टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो ये क्या बोलते हैं इसको, दूसरे जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे आज ये रियल इस्टेट है जो जिसमें 2 नंबर के थोड़े बहुत पैसे गरीबों के लगे हुए थे, वो पूरा आज ख़त्म हो गया है। आज देश के अंदर जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग चल रहे थे वो बंद होने के कगार में हो गए। न कोई एक्सपोर्ट हो रहा है, न कोई किसी प्रकार का कोई दिख रहा है उनको कि आगे बढ़ने के लिए चांस। तो लोग क्या करें? आज किसान और गरीब हो रहा है, मजदूर और गरीब हो रहा है, और व्यापारी और गरीब हो रहा है, उद्योग धंधा करने वाले वो गरीब हो रहे हैं। तो देश के अंदर बचा कौन है? कोई नहीं बचा है, और कोई बोल नहीं रहा है। तो मेरा आप लोगों से अपील है, निवेदन है कि ये लॉकडाउन का है, देश को धीरज दिलाइए। देश को आगे बढ़ने के लिए आप किस प्रकार से उनमें ललक पैदा कर सकते हो कि जो सरकार कर रही है वो बिना सरकार से डरे हुए, सरकार आप लोगों के द्वारा चुनी हुई है और अपन लोगों के द्वारा चुनी हुई है, तो उनको रास्ता बताइए। ये रास्ता है, अगर ये अपनाओगे तो आगे बढ़ेगा। अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, मैं तो इनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप, बधाई के पात्र हो। 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज दिया है। मैं तो इतना ही जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने फिर ये पैसा आएगा कहाँ से, और 1,76,000 करोड़ जो बैंक की रिजर्व बैंक की आकस्मिक निधि है, उनमें से क्यों आप लोगों ने कमेटी बना करके उससे निर्णय लेकर के आप लोगों ने निकाले, और जो निकालते वक्त देश के जो गवर्नर थे 2, उन लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया और इस्तीफा देके चले गए। और लिया क्या, 76,000 करोड़ रुपये तो बैंक को चलाने के लिए दिया, और 1 लाख करोड़ रुपये आप लोगों ने देश को चलाने के लिए लिया। और आज आप लोग जानते हैं कि आज GDP है जो मतलब 2014 में 9.25% थी सकल घरेलू उत्पादन, वो घट करके 2% पे आ गया। और आप कह रहे हो कि उद्योग धंधे कोई बंद नहीं हुए। मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करता हूँ कि आज बिजली है जो खपत हो रही थी बिजली की, उस खपत में से 1/3 खपत बंद हो गई। तो वो बिजली नहीं चलने का कारण क्या है? उद्योग धंधे ठप हुए, इसलिए नहीं चल रही। अभी लॉकडाउन के अंदर 3 महीने में जो GST आई है, जहाँ 1 लाख करोड़ रुपये महीने की आती थी, वहाँ 28,000 करोड़ आई है। और हकीकत में अव्यवस्थित GDP लगाने से देश को कितना नुकसान हुआ है, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ है। जो आज पूरे देश के अंदर जो कलेक्शन हुआ, जो आप कह रहे थे काला धन ले आएंगे, काला धन ले आएंगे, और काला धन तो आया नहीं। और नोटबंदी से मतलब आम आदमी के पास जो था वो सब खत्म हो गया, और सब कोई किसी प्रकार का काम करने के लायक नहीं रहा, और देश बोल नहीं रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप किसी की बुराई मत कीजिए, किसी को आप नीचा मत दिखाइए। जो हकीकत है, जो देश जानना चाहता है, और आप अर्थशास्त्री है, आप लोगों ने ज्ञान लिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। पहले स्वबुद्धि जीवन ने कुछ बोला, पर वो भी बाद में डर बताया तो वो भी बैठ गए। डरने की जरूरत नहीं है, चाहे जेल चले जाएंगे। अपने पुरखे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, वो ये सोच करके देश आज़ाद थोड़ी कराएंगे अपन को जेल हो जाएगी, अपन को मार देंगे, अपन शहीद हो जाएंगे। उन्होंने देश के अंदर आज़ाद करवाने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, वो सोच के आप लोगों को चलना पड़ेगा। और देश के अंदर आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलने के बाद 70 साल बाद हैं वो स्वर्ग में बैठे रो रहे होंगे कि आज देश के हालात क्या हो रहे हैं।
आज देश के अंदर भावनात्मक मुद्दों से देश नहीं चलता है। थोड़े दिन के लिए चल सकता है, परंतु आखिर में धरातल को मजबूत करना पड़ेगा, इकोनॉमी को मजबूत करना पड़ेगा, व्यवस्थाओं को मजबूत करना पड़ेगा, विल पावर रखनी पड़ेगी और देश के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से मजबूत करना पड़ेगा। और जो खर्चे हो रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध खर्च हो रहे हैं, जो गलत खर्चे हो रहे हैं, उनको बंद कर करके जो सही ट्रैक पे लाना पड़ेगा। चाहे मेडिकल हेल्थ में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोडों के क्षेत्र में हो, चाहे इरिगेशन के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल के क्षेत्र में हो, क्या क्या मतलब जतन करने पड़े कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। तो मैं तो आप लोगों से इतना ही अपील करता हूँ कि आप लोग जो ये दो आदमी जो फैसला ले रहे हैं, उन फैसलों के अंदर जो गलतियां हैं उनको निकाल कर करके देश को किस प्रकार सर्वे करें उसके बारे में कहिए। मैं आप लोगों को एक निवेदन करूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता। हालात ये हो गए हैं कि आज एक किस्से के रूप में आपको बताऊं। एक बार रामचंद्र जी और सीता जी वनवास में जा रहे थे। रास्ते में सीता जी को प्यास लगी। सीता जी ने कहा, रामचंद्र जी मुझे पानी पिलाओ। तो रामचंद्र जी ने कहा कि भाई मैडम मैं यहाँ कहाँ से पानी लाऊँ, यहाँ कोई तालाब नहीं, कोई कुआं नहीं, कोई बावड़ी नहीं। और तो सीता जी ने कहा, अरे साहब आप तो 3 त्रिलोकी के नाथ हो और सर्वसृष्टि के रचयिता हो और आपसे बड़ा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। आप तो देश के ही महान व्यक्ति हो और विश्व के भी महान व्यक्ति हो। तो राम जी ने कोई आव देखा न कोई ताव देखा, कोई आगे देखा न कोई पीछे देखा और एकदम पीछे से तीर निकाला, तीर जमीन में डाल दिया। जमीन में डालते ही पानी तो आ गया, सीता जी ने पी लिया, परंतु तीर के नीचे एक बेचारा गरीब मेढक फंस गया। मेढक फंसते ही वो त्राय त्राय करने लगा, मैं निर्दोष हूँ, मुझे मार दिया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे मार दिया। तो सारे 50 हज़ार डेढ़ थे मेढक, वो शामिल हुए। शामिल होकर बोले भाई क्या हुआ, रो क्यों रहा है? कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे निर्दोष हूँ, मुझे तीर मार दिया। तो उसने कहा कि रोता क्या है यार, चलो इसकी अपन शिकायत लेके चलते हैं, सभी साथ चलते हैं। तो वो और ज़्यादा रोने लगा। तो और ज़्यादा रोने लगा तो उसको कहा और क्यों ज़्यादा रो रहा है शिकायत के नाम पर? उसने कहा कि मैं शिकायत लेके जाऊँ किसके पास में यार, जिसके सामने शिकायत लेके जा रहा हूँ उसी ने तो तीर मारा है। हालात ये हो रहे हैं कि जो जिससे न्याय की उम्मीद है वही अन्याय हो रहा है। आज जो संस्थाओं में क्या हो रहा है, जो चाहे अन्य जो सरकारी संस्थाएं हैं जो न्यूट्रल है, उन संस्था में क्या हो रहा है, आप लोगों से कोई छुपा हुआ नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भूतकाल तो चला गया, आने वाले भविष्य के लिए किस प्रकार से आगे वाली पीढ़ी को सर्वाइव करें, किस प्रकार से संविधान की रक्षा हो सके, किस प्रकार से जो धर्मनिरपेक्षता देश की जो आत्मा है उसके आत्मा के ठेस पहुंच रही है, उस आत्मा की ठेस नहीं पहुंचे और देश के अंदर जो देश आदिकाल से हिंदुस्तान की जो पहचान है कि एक ऐसा देश है जिसमें 36 जातियाँ हैं, 36 धर्म हैं और सब मिलजुल करके प्रेम से, आत्मीयता से, भाईचारा से रह रहे हैं, उसके अंदर जो खलल डली गई है उस खलल को कम कर करके ख़त्म कर करके और धर्मनिरपेक्षता को कायम करते हुए देश के संविधान को बचा करके देश के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए अपन जो कर सकते हैं उसके लिए आप सुझाव देंगे और देश को सर्वाइव करने के लिए आपका सहयोग करेंगे। और यही मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और ये समय है, आप अगर बोलोगे तो देश उसके ऊपर गौर करेगा। अगर आप नहीं बोलोगे, अभी कोई चुनाव तो है नहीं, 4 साल चुनाव के पड़े हैं, परंतु 4 साल तक ये सरकार सही ढंग से चलेगी और आप बोलोगे तो देश को ज्ञान होगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो ये देश डूबता चला जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ आप लोगों को माफ़ नहीं करेगी। आज जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो आज MBA किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, वो बाहर से भी इस कोरोना के संकट की वजह से वापस उनको छटनी करके गांव एरिया में भेज दिया है और यहाँ पे भी कोई नौकरियाँ हैं नहीं। भूखे मरने की नौबत आएगी तब आप लोगों को कोसेंगे कि हमारे देश के अर्थशास्त्री है, बुद्धिजीवी है, आपके ये समाज सेवी है, जो संस्थाएँ हैं जिनके ज्ञान के ऊपर हम दाद देते थे, वो चुप रहे। और इफ स्पीकिंग सिल्वर साइलेंट इज गोल्ड, ये आप लोगों ने अपना रखा है, इसको आप इजाज़त दीजिए और आप लोग इसको देश को सर्वाइव करने के लिए जो भी गलत कर रहा है, जो भी हो रहा है और गलत है, उस गलत को आप गलत करना सीखे। मैं बेईमान हूँ, मुझे भी बेईमान करना सीखे। बेईमान की कोई जात नहीं है, बेईमान का कोई धर्म नहीं है, बेईमान की कोई पार्टी नहीं है। इसलिए जो भी देश के साथ अहित हो रहा है उस अहित को मिटाने के लिए आप लोग थोड़ा सा बोलिए, जिससे कि देश सर्वाइव हो सके, देश आगे बढ़ सके और अपने जो पुरखों ने जो सपना देखा था उस सपने को साकार कर सके। यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।